Hello friends, how are you all? Welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So in this lecture we are going to learn optical activity in halogen derivatives. In last lecture I have discussed the physical properties of halogen derivatives. So हम लोग ने कितना कुछ कर लिया है, हम लोग ने nomenclature क्लासिफिकेशन कर लिया, हम लोग ने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस कर लिए और हम लोग ने फिजिकल प्रॉपर्टी को भी कर लिया. नाउ अभी हमारा एक बाकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? सो बच्चों लोग जितना भी पढ़ाया हूं ना उसको रिवाइज करो. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देखो उसको, नोट मेंटेन करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो. क्लियर हुआ? सो स्टार्ट करते हैं बच्चों लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी. देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी जानने के पहले कुछ टर्म है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मोनोक्रोमैटिक लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समझ रहे हो वो सब चीज. अब मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होता है? आपको लाइट पता है, लाइट हमको भी पता है कि भाई लाइट 7 कलर से मिलके बनते हैं, विबग्योर. तो जो 7 कलर होते हैं, सातों कलर का वेवलेंथ अलग है और वो जो सातों कलर का प्लेन है वो हर एक डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है. तो हम लोग ने क्या किया, वो 7 कलर में से कोई एक कलर का लाइट निकाला, उसको मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते हो. मोनो मतलब वन, क्रोम मतलब कलर, क्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर वाला लाइट, मतलब सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट. देखो आपके पास एक व्हाइट लाइट है, एज यू नो व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, विबग्योर सबका अलग अलग वेवलेंथ होता है बच्चे लोग. तो हम लोग कोई भी एक कलर का लाइट ले लेंगे तो उसका वेवलेंथ फिक्स होगा. सो मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट जिसके पास सिंगल वेवलेंथ हो, एक ही टाइप का वेवलेंथ हो, मतलब एक कलर का लाइट. मोनो मतलब वन, क्रोमैटिक मतलब कलर. क्लियर हो गया बच्चे लोग? सो मोनोक्रोमैटिक लाइट. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? अब जब मोनोक्रोमैटिक लाइट लिए, देखो मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ, लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ, लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ ऑफ सिंगल कलर. एक ही कलर के लाइट को आप लोग क्या बोलते हो? मोनोक्रोमैटिक लाइट. ना अभी मैं बात करूंगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है. प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? पीपीएल. प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? पीपीएल. सो अभी देखो ये जो है लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट, उसका जो वेव होगा वो हर एक डिफरेंट प्लेन में वाइब्रेट कर रहा होगा लाइक दिस. देखो ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है, उसका जो वेवलेंथ है बच्चे लोग वो हर एक प्लेन में देखो वाइब्रेट कर रहा है. इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, सो इस प्लेन में भी वाइब्रेट कर रहा है, सो इस प्लेन में भी वाइब्रेट कर रहा है और इस प्लेन में भी वाइब्रेट कर रहा है. क्लियर हो गया? लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे होते हैं जिसमें जो वेवलेंथ होते हैं दे वाइब्रेट ओनली इन सिंगल प्लेन, सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते हैं. तो वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ of light vibrate only, wavelengths of light vibrate only in one plane और one direction. एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? प्लेन पोलराइज्ड लाइट. देखो दिस इज मोनोक्रोमैटिक. देखो मैंने पहले भी बताया लाइट 7 कलर से मिलके बनता है, जिसमें से एक कलर वाला लाइट मैंने निकाल दिया, फॉर एग्जांपल रेड कलर वाला लाइट. बट लेकिन रेड कलर वाले लाइट का जो वेवलेंथ है वो हर एक प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, हर एक डायरेक्शन में. देखो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है. प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो लाइट होता है जो सिर्फ, जिसमें वेवलेंथ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करे. अब देखो ये क्या है बच्चों लोग? निकोल्स प्रिज्म. सो दिस इज मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट, ये निकोल्स प्रिज्म. जब मोनोक्रोमैटिक लाइट को आप निकोल्स प्रिज्म से पास करोगे, किससे? निकोल्स प्रिज्म से पास करोगे बच्चे लोग, तो क्या होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट. देखो वेवलेंथ सिर्फ सिंगल प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं,
इधर अगर आप देखोगे तो वेवलेंथ आर वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट प्लेन, लेकिन इधर क्या वेवलेंथ एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे लाइट को क्या बोलते हो, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये इतना समझ गया ना प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता क्या है। अभी तक हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स के एक्टिविटी पे नहीं है, अभी तक तो हमने पीपीएल के बारे में बात किया। अभी जो पीपीएल बनाया ना बच्चे लोग, इसको मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैंने एक सोल्यूशन ले लिया किसी भी कंपाउंड का, ग्लूकोज का सोल्यूशन ले लिया, ग्लूकोज का एक्वस सोल्यूशन मैंने लिया, पानी के अंदर ग्लूकोज के अंदर, इसको मैंने क्या किया, ग्लूकोज लिया। ध्यान से देखो, ये जो लाइट है, ये जो लाइट है ना बच्चे लोग, दिस इज नथिंग बट लाइट। अभी लाइट क्या हो रहा है, ग्लूकोज से पास हो रहा है, ग्लूकोज से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो इसमें दो कंडीशन है, या तो वो जो लाइट है वो राइट की तरफ बेंड होगा, देखो राइट में बेंड हो गया कि नहीं बच्चे लोग, राइट में बेंड हो गया, या तो कंडीशन हो सकता है वो लेफ्ट में बेंड हो जाए। देखो सबसे पहले मोनोक्रोमैटिक लाइट लिया, मोनोक्रोमैटिक लाइट को निकोल्स प्रिज्म से पास किया तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर दोज लाइट जिसमें जो वेवलेंथ होते हैं वो सिंगल प्लेन में एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। फिर इस पीपीएल को जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, मैंने ग्लूकोज लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, आप लोग इथाइल क्लोराइड ले सकते हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जब एक्वस सॉल्यूशन से पास करोगे तो अगर लाइट, ये जो लाइट है रोटेट हो गया, देख रहे हो इधर रोटेट हुआ है कि नहीं, या तो राइट में रोटेट होगा या तो लेफ्ट में रोटेट होगा। रोटेट हुआ तो ऐसे कंपाउंड को मैं बोलूंगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। नहीं समझे बच्चे लोग क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच रोटेट्स द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये पीपीएल इसमें से जाएगा और रोटेट हो गया, याद इधर देखो राइट में रोटेट हो गया, इधर देखो लेफ्ट में रोटेट हो गया, दिख रहा है लेफ्ट में रोटेट हो गया। बात समझ रहे आप लोग, या तो राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा। लेकिन अगर पीपीएल का डायरेक्शन रोटेट नहीं होता, ये ऐसे का ऐसा सीधा सीधा पास हो जाता, मतलब दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तब आपको क्या पता चला, आपको पता क्या चला, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब वो पीपीएल के डायरेक्शन को चेंज करेगा, जब वो पीपीएल के डायरेक्शन को चेंज करेगा। अगर वो राइट में घुमा रहा है, देख फॉर एग्जांपल इधर तो मैंने दो अलग अलग कंडीशन लिए, अगर ये बस राइट में घुमाता है, राइट में, तो इस ग्लूकोज को मैं बोलता डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या बोलता, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी डी बोलता, या तो मैं इसको दिखाता प्लस साइन से। लेकिन अगर वो लेफ्ट में रोटेट करता तो मैं इसको बोलता लीवो रोटेटरी ग्लूकोज, या तो माइनस साइन से। आप नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। देखो क्या होता है ना बच्चे लोग, ये पीपीएल समझा एक ही लाइट है जो कि डिफरेंट सिंगल प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, इसको जब ग्लूकोज से भेजे तो टर्न हो गया, मतलब रोटेट हो गया, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर हो गया। अगर ग्लूकोज इसको राइट में रोटेट कर रहा है, देखो इसको राइट में रोटेट कर रहा है, तो ये कौन सा ग्लूकोज कहलाएगा, डी ग्लूकोज, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज, स्मॉल डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन अगर वो लेफ्ट में घुमाएगा तो लीवो रोटेटरी। तो कोई पूछेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रोटेट पीपीएल इन द राइट, राइट में रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इन द लेफ्ट तो लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स। तो आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि अगर वो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, वो डी है कि एल है या प्लस है या माइनस है? तो बच्चे लोग ये पता करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से। कैसे पता करोगे, एक्सपेरिमेंट्स, और कोई ऑप्शन नहीं है पता करने का। क्लियर हो गया, क्योंकि ये ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। क्लियर हो रहा है। ये प्लस, ये जो प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, आप कैसे लगाओगे, ये आपके हाथ में नहीं है। ये कैसे पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया, पोलैरोग्राफी से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर वो लाइट को रोटेट कर रहा है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, और लाइट को रोटेट नहीं कर रहा मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आपको क्वेश्चन आया कि सर हमको, अगर मैंने एक मॉलिक्यूल दे दिया आपको पेपर में, बुक में मैंने दिया एक मॉलिक्यूल बना के, मैं पूछा ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, आप उसका आंसर कैसे दोगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड समझा, द कंपाउंड ग्लूकोज ये ऑप्टिकली एक्टिव है। मैं इसको क्यों ऑप्टिकली एक्टिव बोल रहा हूं, बिकॉज ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे रहा है।
अगर रोटेट नहीं करता तो मैं इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलता। मतलब एक्सपेरिमेंट से आप पता कर सकते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जो रोटेट करेगा पीपीएल को वो ऑप्टिकली एक्टिव, जो रोटेट नहीं करेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट अगर मैंने पेपर पे आपको एक मॉलिक्यूल बना के दिया और मैं पूछा ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो कैसे बताओगे? तो वो बताने के लिए हमारे पास आंसर है कायरल एटम। क्या है बच्चे लोग? कायरल एटम। सो कायरल एटम क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले आप इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। समझा ना बच्चे लोग? ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? कंपाउंड्स विच कैन रोटेट पीपीएल, भले लेफ्ट में रोटेट करे या राइट में, पीपीएल नहीं रोटेट कर रहा है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हो गया? अब सुनो, अगर राइट में रोटेट कर रहा है तो मैं ग्लूकोज को बोलूंगा डी ग्लूकोज यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज। अगर ये लेफ्ट में रोटेट करता तो मैं इसको बोलता एल ग्लूकोज या तो माइनस ग्लूकोज, लीवो रोटेटरी ग्लूकोज। बट ये हमको बुक में पता नहीं चलेगा। ये अगर आपको डी और ये वाला एल पहचानना है तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। क्लियर हो गया? बट अगर मैंने आपको मॉलिक्यूल बना के दे दिया, जैसे कि मैंने एक मॉलिक्यूल दे दिया लैक्टिक एसिड, क्लियर हो रहा है? मैंने लैक्टिक एसिड दे दिया, मैं पूछूंगा बच्चों लोग ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? आप कैसे बताओगे? आप बोलोगे सर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, लेकिन बुक में अगर बताना है तो आपके पास आंसर होगा कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, कायरल एटम। क्लियर हो गया? कायरल एटम क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, इसको आप प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो बच्चों लोग प्रीवियस स्लाइड में हम लोग ने क्या देखा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के बारे में। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल को रोटेट कर सकता है, ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और अगर राइट में रोटेट कर रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट में रोटेट कर रहा है तो लीवो रोटेटरी। ये हम पता कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंट से। बट अगर मैंने कोई मॉलिक्यूल आपको बना के दिया, मैंने पूछा भाई ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो उसका आंसर आप दोगे कायरल एटम से। किससे दोगे? कायरल एटम। अब ये कायरल एटम होता क्या है वो समझते हैं बच्चे लोग। कायरल एटम, दो कंडीशन होना चाहिए उसको कायरल बनने के लिए। कायरल बनने के लिए उसको दो कंडीशन फॉलो करना चाहिए। पहला, दैट एटम शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दूसरा जो रीजन है वो क्या है बच्चों लोग? दूसरा रीजन क्या है? ऑल दी वैलेंसी ऑफ दैट एटम, जिसको आप कायरल बोल रहे हो, उसके जिसके वैलेंसी है, ऑल दी वैलेंसी ऑफ दैट एटम मस्ट बी डिफरेंट होने चाहिए एक दूसरे से। बच्चे लोग बात समझ रहे हैं आप लोग? मस्ट बी डिफरेंट, ऑल दी वैलेंसी ऑफ दैट एटम मस्ट बी डिफरेंट। चलो बात समझते हैं इसको कैसे कायरल होता है। जैसे कि इसको समझो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सबसे पहले मैं इसको बोलूंगा ये कायरल एटम है। क्यों ये कायरल है समझते हैं बच्चे लोग। देखो, क्या ये sp3 है? यस sp3 है। sp3 कैसे पता करोगे? हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो? हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4, 4 प्लस लोन पेयर 0 है तो 4 आया। 4 जब भी आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। यस, दिस इज sp3। ये आइटम sp3 है। पहला बैलेंस, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड किया। सेकंड कंडीशन, क्या इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप, मतलब चारों वैलेंसी अलग अलग है? यस, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ऐसा एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके सारे वैलेंसी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। सिंस all the valencies are different, therefore it is a chiral atom। बात समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया? एक कायरल एटम हो गया। क्लियर हो गया? जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग है, ऑल दी वैलेंसी क्या होती है? डिफरेंट होती है, तो उसको आप क्या बोलोगे? कायरल एटम बोलोगे। मतलब ये कार्बन है तो कायरल कार्बन, नाइट्रोजन होगा तो कायरल नाइट्रोजन, सल्फर होगा तो कायरल सल्फर। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
इसमें कायरल एटम ढूंढ के बताओ। देखो कायरल एटम ढूंढने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी ऑल दी वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। इधर ये कार्बन को ध्यान से देखो, क्या ये sp3 है, देखना पड़ेगा। इधर देखो इसने CH3 के साथ बॉन्ड बनाया है, इधर CH2 CH3 इथाइल के साथ बॉन्ड बनाया है, इधर आयोडीन के साथ बनाया है, 3 बॉन्ड बनाया है, चौथा बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, तो ये sp3 है। होप आपको ये सब पता होगा बच्चे लोग, क्योंकि ये जो कार्बन है इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये भी कार्बन है ना, मैंने बताया एंड है तो कार्बन, बेंड है तो कार्बन, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। इसने देखो इस कार्बन को देखो एक बॉन्ड बनाया है तो 3 बनाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इसने देखो 2 बनाया है तो 2 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, इसने 1 बनाया है तो 3 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। मतलब इस कार्बन के साथ इधर मिथाइल जुड़ा हुआ है, इधर इथाइल जुड़ा हुआ है, इधर आयोडीन जुड़ा हुआ है, और चौथा बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। तो 4 सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है। ऑल दी वैलेंसी आर डिफरेंट, ऑल दी वैलेंसीज आर डिफरेंट, डिफरेंट है वैलेंसी। जब वैलेंसी डिफरेंट होगा तो मतलब बच्चे लोग ये क्या है, कायरल कार्बन है, कायरल एटम है, देयरफॉर इट इज कायरल एटम। और कायरल एटम को किससे डिनोट करते हैं, स्टार से, एस्ट्रिक मार्क से। क्लियर हो गया। तो अगर किसी भी कंपाउंड में, मैं आपको ये कंपाउंड दे देता, मैं पूछता बच्चे लोग ऑप्टिकली क्या एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो आपको क्या ढूंढते हैं, कायरल कार्बन, कायरल एटम ढूंढते। हाँ इसमें कायरल एटम है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये आप बुक में देख के पहचान सकते हो। अदरवाइज आपको एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। इधर कायरल कार्बन है, यस, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब क्या, अगर इसको मैं पानी में डिसॉल्व करके इसका सोल्यूशन बनाऊंगा तो ये लाइट को रोटेट कर देगा, इसमें से अगर लाइट पास करूंगा तो वो रोटेट हो जाएगा। बात समझे आप लोग कि ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होता है। क्लियर हो गया बच्चे लोग। यस दिस इज कायरल, कायरल है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या, अगर इसका सोल्यूशन में से लाइट पास करूंगा तो ये लाइट को रोटेट कर देगा। इज इट देयर एनी डाउट। क्लियर हो गया कायरल कैसे पहचानते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं कायरल पहचानने के लिए। इसमें बताओ कितने कायरल एटम है, कितने कायरल एटम है। आप पहले इसके पास गए, डबल बॉन्ड बनाया तो sp2 हो गया ना बच्चे लोग। क्या sp2 कायरल होता है क्या, नहीं। डबल बॉन्डेड है तो वो कार्बन कभी कायरल होगा ही नहीं, बिकॉज कायरल के लिए कंडीशन क्या है, इट शुड बी sp3। देखो ना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2, और एक हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा 3, लोन पेयर तो है नहीं 0, तो जब वैल्यू 3 आता है, वैल्यू 3 आता है तो sp3। और सिंपल तरीका बच्चे लोग, सारे सिंगल बॉन्ड sp3, एक डबल बॉन्ड sp2, एक ट्रिपल बॉन्ड sp। क्लियर हो गया। तो इधर देखो बच्चे लोग एक डबल बॉन्ड है तो ये sp2 है, इस कार्बन ने भी, ये वाले कार्बन ने भी डबल बॉन्ड बनाया मतलब ये भी sp2 है। सो ये लोग तो कभी कायरल नहीं होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इधर देखो इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया है, और उसने 2 हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा ना बच्चे लोग। 2 किसके साथ बनाया होगा, हाइड्रोजन के साथ। तो अगर देखो इधर अलग वैलेंसी है, इधर अलग है, लेकिन इस कार्बन को ध्यान से देखो, इसने 2 सेम ग्रुप है। आपका कंडीशन क्या था कि चारों ग्रुप सेम होने, अलग होने चाहिए, ए बी सी डी चारों ग्रुप अलग होने चाहिए, लेकिन इधर तो हाइड्रोजन 2 सेम आ रहा है ना बच्चे लोग। sp3 है लेकिन वैलेंसी क्या है, डिफरेंट नहीं है, वैलेंसी सेम है, तो ये भी कायरल नहीं हो सकता। अब इसके पास आते हैं, इसके पास इधर एक ब्रोमीन के साथ बनाया, यस sp3 है, हाँ है। एक उसके द्वारा एक कौन होगा बच्चे लोग, हाइड्रोजन होगा। 3 दिख रहा है तो चौथा जो नहीं दिखता वो किसके साथ होता है, हाइड्रोजन के साथ होता है। ये बात पता होना चाहिए। अगर 3 सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, कार्बन का चौथा बॉन्ड नहीं दिख रहा है, मतलब वो हाइड्रोजन के साथ है। क्लियर हो गया। तो देखो 1 2 3 4, यस दिस इज sp3 है। क्या इसमें देखो एक sp3 है, इसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है, दूसरा बॉन्ड ब्रोमीन के साथ, तीसरा बॉन्ड देखो CH2 के साथ बनाया है, दिस इज व्हाट CH2। और चौथा बॉन्ड देखोगे तो ये क्या है बच्चे लोग, एक कार्बन है, 3 बॉन्ड बनाया, मतलब चौथा किसके साथ है, हाइड्रोजन। ये क्या है, CH है। बात समझ लो, दिस इज व्हाट CH एंड दिस इज व्हाट CH2। तो एक जगह CH है, एक जगह CH2 है, अलग अलग है, एक जगह ब्रोमीन और एक जगह हाइड्रोजन है, तो ये भी अलग अलग है, चारों बॉन्ड अलग अलग है। दिख रहा है, ऑल दी 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट एंड इट इज sp3, देयरफॉर इट इज कायरल। ये कैसा होगा, कायरल कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन की बात करें तो दिस इज व्हाट कायरल, और कायरल वाले को स्टार से बताते हैं। तो क्लियर हो रहा है कायरल कैसे पहचानते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं,
क्या ये कायरल, इसमें से कोई कायरल आइटम है? यस, कायरल के लिए कंडीशन क्या होता है बच्चे लोग? sp3 होने चाहिए, हाँ sp3 होना चाहिए और ऑल दी वैलेंसी मस्ट बी डिफरेंट। इस सल्फर की बात करते हैं, देखो इस कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन, मतलब इसका वैलेंसी सेम है। इसको भी ध्यान से देखोगे तो 2 डबल बॉन्ड सल्फर के साथ बना, नहीं चलेगा, इसका तो ऑक्सीजन बात ही नहीं कर सकते। इधर देखो आप लोग सल्फर को देखो, क्या ये sp3 है? यस। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 1 2 3 4 सिग्मा बनाया, 2 पाई, पाई को भूल जाओ, 4 सिग्मा बनाया ना, यस। और लोन पेयर कितना है? 0, 4 प्लस 0 कितना होता है? 4, मतलब ये क्या है? sp3 है बच्चे लोग, क्या है? sp3। और sp3 होने के साथ साथ क्या इसके चारों वैलेंसी डिफरेंट है? सारे वैलेंसी, इधर मिथाइल है, इधर OH है, इधर ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऑक्सीजन 16 है, ये ऑक्सीजन 18 है। डिफरेंट आइसोटोप्स है बच्चों लोग, तो मतलब डिफरेंट है। अगर इधर मैं कुछ नहीं लिखता, मतलब ये दोनों ऑक्सीजन क्या है? सेम है, सो सेम वैलेंसी, मतलब नो कायरल। बट इधर मैंने लिखा है 16 और एक जगह लिखा है मैंने 18, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स है, तो ये अलग अलग हो गए, तो डेट मींस ये sp3 भी है और वैलेंसी भी डिफरेंट है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? कायरल सल्फर बोलूंगा। बच्चों लोग बात समझ रहे हो? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल सल्फर। बात क्लियर हो रहा है? तो हाउ टू डिटरमाइन कायरल एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, समझा? कैसे पता करोगे? इज इट देयर एनी डाउट बच्चे लोग? अगर कायरल है, कायरल एटम है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इज इट देयर एनी डाउट? अदरवाइज आपको कैसा पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट से। तो इसको कॉपी कर लो और इसको प्रॉपर्ली नोट करो बच्चे लोग। रफ करूं? चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं। अभी आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। देखो ये कायरल वायरल जो चीज है ना बच्चे लोग, ये कैसा कंसेप्ट है ना, ये पूरा आता है स्टीरियो केमिस्ट्री में। स्टीरियो केमिस्ट्री में मैं आपको इतना डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि हमको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो मैं आपको ये चैप्टर के जितना है उतना बता दूंगा। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? लेकिन इसको डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिविटी को, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो एक अलग टॉपिक बनाएंगे हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ बच्चे लोग? इसमें ये चैप्टर में जितना दिया उसके जितना पढ़ लेंगे। चैप्टर के हिसाब से आपको एनांशियोमर्स पता होना चाहिए, रेशमिक मिक्सचर पता होना चाहिए, कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल एटम क्या होता है वो पता होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं उसको आप नोट कर लो, नोट करके लिखो। प्रेजेंस ऑफ कायरल एटम, प्रेजेंस ऑफ कायरल एटम इज नॉट only condition for a molecule to be optically active। समझ रहे हो? प्रेजेंस ऑफ कायरल एटम इज नॉट ओनली कंडीशन, यही कंडीशन नहीं है कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली होगा, एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फॉर द मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव along with chiral atom it should not have any kind of symmetry। समझ रहे हो? मैं बताता हूं क्या होता है। for a molecule to be optically active along with chiral atom, it should not have any symmetry। कोई सिमेट्री नहीं होना चाहिए। सिमेट्री में लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हम लोग शॉर्टकट में POS बोलते हैं। फिर होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर हो गया? तो बात समझो। देखो ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना बच्चों लोग, ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये सब चीज हमको इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करना है। क्लियर हो गया? फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि आप लोग फिर क्या सोच लोगे ना कि मॉलिक्यूल में कायरल है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ऐसा नहीं होता। कायरल होना चाहिए बट उसके साथ साथ ये सब चीज नहीं होने चाहिए, मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होनी चाहिए।
बात समझ रहे, इसलिए मैं आपको ये लिखवा दे रहा हूं, बट इसका डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे जब मैं स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में हम लोग इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। क्लियर हो गया? इसको आप नोट करके लिखो। अब देखो मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मैंने क्या बोला था इसके पहले कि कायरल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, बट ऐसा नहीं होता। कायरल है, चलो ठीक है, कायरल तो होना ही चाहिए, मॉलिक्यूल के पास कायरल एटम होना चाहिए टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, बट अलोंग विद कायरल एटम के साथ साथ इट शुड नॉट हैव एनी सिमेट्री लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री और अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, शुड नॉट हैव एनी सिमेट्री। एग्जाम्पल लेते हैं टार्टरिक एसिड। एग्जाम्पल क्या लेते हैं बच्चे लोग? टार्टरिक एसिड। देखो टार्टरिक एसिड क्या होता है, ये OH, ये OH, ये COOH, ये COOH एंड दिस इज H एंड दिस इज H। अब इस देखो ये क्या कायरल एटम है, कायरल कार्बन पहचानना है, क्या ये कायरल है, क्या ये कायरल है? देखो ध्यान से, ये कायरल होने के लिए sp3 4 कार्बन, अगर चारों सिंगल बॉन्ड बनाए मतलब sp3 है, तो ध्यान से देखो दिस इज sp3, यस sp3 है। क्या इसके चारों वैलेंसी डिफरेंट है? एक जगह हाइड्रोजन है, एक जगह OH है, एक जगह COOH है और एक जगह पूरा बड़ा सा ग्रुप है, मतलब चारों वैलेंसी अलग है। दैट मीन्स ये क्या है बच्चों लोग? कायरल एटम है। हुआ कि नहीं? कायरल sp3 है, चारों वैलेंसी डिफरेंट। इसको भी देखो, एक जगह H है, एक जगह OH है, एक जगह COOH और एक जगह पूरा बड़ा सा ग्रुप है। दिख रहा है इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, एक जगह H जुड़ा हुआ है, एक जगह OH जुड़ा हुआ है, एक जगह COOH और एक जगह बड़ा सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब इसकी भी चारों वैलेंसी अलग है। तो ये भी क्या है बच्चे लोग? कायरल एटम है। तो ये दोनों क्या है ना बच्चे लोग? कायरल कार्बन है। क्या है? 2 कायरल कार्बन। आपको दिख रहा है 2 कायरल कार्बन। बट मैं इस कंपाउंड को बोलूं सर, आप तो फिर आप लोग बोलोगे बच्चे लोग कि कायरल कार्बन है मतलब ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब ये लाइट को, जब इसमें से लाइट जाएगा तो ये रोटेट कर देगा। बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? चलो समझते हैं क्यों नहीं हुआ ऐसा। देखो ऐसा क्यों नहीं हुआ, देखो इसका पास क्या है बच्चे लोग? सिमेट्री है। मैंने इधर इसलिए वो लिखवाया फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव along with chiral atom होना चाहिए, लेकिन उसके पास it should not have any symmetry like plane of symmetry and center of symmetry। सिमेट्री नहीं होना चाहिए इसके पास। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? अगर किसी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल प्लेन में कट कर सके तो उसको क्या बोलोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो अगर मैं इसको इधर से कट करूंगा, ऐसा बीचों बीच कट करूं, दिख रहा है? बीचों बीच से मैंने कट किया और सोचो मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, क्या ये एकदम ओवरलैप हो जाएगा कि नहीं बच्चे लोग? जैसे कि देखो इधर इसको मैं बीच में से कट कर रहा हूं और उठा के मैंने इधर रख दिया, एक दूसरे के ऊपर एकदम से ओवरलैप हो गया। ओवरलैप हो गया मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है बच्चे लोग? सिमेट्री है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैंने मॉलिक्यूल को इधर से कट किया तो 2 इक्वल पार्ट में कटेगा। हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के, समझो ये आपका मिरर है। देखो हाइड्रोजन के बगल में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के सामने OH के सामने OH है और ये भी दूर है, ये भी दूर है। जब मैं इसको उठा के ऐसा रखूंगा इसके ऊपर तो OH के ऊपर OH, H के ऊपर H, COOH के ऊपर COOH पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाएगा। मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है बच्चों लोग? सिमेट्री है। और ये कौन सा सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। POS मतलब क्या होता है बच्चों लोग? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देयरफॉर कायरल है बट इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देयरफॉर दिस टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने क्या बोला बच्चे लोग? कायरल होना चाहिए बट उसके साथ साथ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें तो सिमेट्री था, तो ये क्या बन जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको मीजो बोलते हैं। मीजो सब क्यों बोलते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर में आपके इतना ही दिया हुआ है बच्चे लोग, तो इतना समझो। तो अभी तक आपने क्या समझा? ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? जो लाइट को रोटेट कर दे। वो आपको एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, लेकिन पेपर में कैसा पता चलेगा आपको? कायरल कार्बन से। बट कायरल के साथ साथ क्या होना नहीं चाहिए? कोई भी सिमेट्री नहीं होना चाहिए। इसमें क्या था? प्लेन ऑफ सिमेट्री है बच्चों लोग। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये ऑप्टिकली क्या बन जाता है? इनएक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो क्लियर हुआ? इसको प्रॉपरली नोट करो। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न एनांशियोमर्स एंड रसमिक मिक्सचर।
सो बच्चे लोग प्रीवियस स्लाइड में हम लोग ने कायरल एटम के बारे में पढ़ा था और कुछ सिमेट्री के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कायरल एटम होना ही किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बनाता। कायरल एटम तो होना चाहिए, उसके साथ साथ उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ये बात डिस्कस किया था हम लोग ने। नाउ वी विल डिस्कस एनांशियोमर्स। किसके बारे में बात करेंगे? एनांशियोमर्स के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है बच्चे लोग, एनांशियोमर्स। इसका पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, आप लोग अब तक नोट करते रहो, देन आई विल एक्सप्लेन। तो ये होता है बच्चे लोग एनांशियोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू एन सेम एंगल। समझो, सेम एंगल से रोटेट करते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बताता हूं, समझ एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज डेफिनेशन। एनांशियोमर्स हैव identical physical properties like क्या क्या बच्चे लोग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गया? तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी। एनांशियोमर्स होता क्या, देखो लो, आप लोग ने आइसोमर्स के बारे में पढ़ा होगा, आइसोमेरिज्म 11th स्टैंडर्ड में। आइसोमेरिज्म आर दोस कंपाउंड्स उनका जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है, उसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं और आइसोमर्स बोलते हो। तो जैसे कि मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिया जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है। अभी स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? देखो, सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या है? दो कंपाउंड है मेरे पास, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, IUPAC नेमिंग सेम है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन जो उनके एटम का अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द एटम इज डिफरेंट। ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलते हो? स्टीरियो आइसोमर्स। तो देखो, मैं इधर दो कंपाउंड ले रहा हूं, जैसे कि इधर लिया मैंने X, इधर लिया मैंने Y, इधर लिया मैंने, एक सेकंड रुका, एक सेकंड। XYZW, इधर मैंने दूसरा लिया। देखो, मैं ये दोनों को क्या बोल दूंगा ना बच्चे लोग, मैं इन दोनों को बोलूंगा ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर्स है। एनांशियोमर्स होता क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स। अभी स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, IUPAC नॉमेनक्लेचर सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम। अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या है बच्चे लोग? डिफरेंट होगा, तो उसको आप क्या बोलोगे? ये क्या बोलोगे उसको आप? स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर हो गया? दिस टू आर स्टीरियो आइसोमर्स, यस, बट देखो ना, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या है बच्चे लोग?
अलग अलग है। क्लियर हो गया? तो इसको आप क्या बोलोगे? स्टीरियो आइसोमर्स बोलोगे। बात समझा? अब ये एनांशियोमर्स क्यों हुआ? क्योंकि उधर मैंने क्या लिखा है, ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चे लोग? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। अब देखो क्या इसका मतलब क्या होता है। इसका अगर मैंने मिरर इमेज बनाया, मैंने अगर इसका मिरर इमेज बनाया, दिख रहा है, ये मैंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल लिया, बीच में मिरर रखा, तो उसका मिरर इमेज बनाया। तो मिरर इमेज कैसे बनाओगे? कार्बन के लिए कार्बन बनाए, ये बगल इधर y एकदम मिरर के पास में, तो पास में होगा इक्वल, समझ रहे हो? x ऊपर की तरफ है, w इधर की तरफ डैश लाइन पे, और इसको क्या बोलते हो? वेज बोलते हो। इसको वेज बोलते हो। जो डार्क लाइन रहता है ना बच्चों लोग, सॉलिड लाइन, वेज, और इसको हम लोग डैश बोलते हैं, डैश। वेज का मतलब क्या होता है? ये मॉलिक्यूल बाहर की तरफ आ रहा है, डैश का मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। और सिंपल लाइन का मतलब क्या होता है? ये मॉलिक्यूल ऑन दी प्लेन है। बताऊंगा वेज एंड डैश, इसके बाद वेज एंड डैश ही पढ़ने वाले हैं, बट अभी समझो ये एनांशियोमर्स क्यों है। ये स्टीरियो आइसोमर्स है, क्लियर हो रहा है। लेकिन इनका जो मिरर इमेज है, इसका जरूर देखो, इसका मैंने क्या लिया? मिरर इमेज लिया। क्लियर हो रहा है? स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इसको उठा के, ये दोनों, ये था मॉलिक्यूल, इसका मिरर इमेज ये बना, इसको उठा के मैंने इधर रखा। अगर इसको उठा के मैं इधर रखूंगा तो इधर क्या आ जाएगा? इसका कार्बन आ जाएगा। देखो मैं ब्लू वाले से इमेजिन करता हूं, पहले मैं ब्लैक वाले को बना देता हूं। ये क्या है? x है, इधर, इधर क्या है? y है, इधर वेज पे क्या है? z है, समझ रहे हो? इधर क्या है बच्चे लोग? w है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना बच्चे लोग, इस वाले को उठा के इसके ऊपर रख रहा हूं, जिसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूं। देखो इस कार्बन को इसके ऊपर रखूंगा, ऐसा कार्बन कार्बन ओवरलैप हो जाएगा। चलो इसको मैं अच्छे से दिखा रहा हूं, कार्बन कार्बन ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो y के ऊपर क्या आ रहा है बच्चों लोग? z आ रहा है, वेज आ रहा है। बात समझ रहे हो? z आ रहा है, इधर z के ऊपर क्या आ रहा है? y आ रहा है, और w इधर जा रहा है, और इधर क्या आ रहा है? x आ रहा है। तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए? नहीं हुए ना बच्चों। एक दूसरे को सुपर इंपोज का मतलब क्या होता है? देखो ये होता है सुपर इंपोज का मतलब। ये एक हाथ है, इसके ऊपर इस हाथ का मिरर इमेज ये है, दिख रहा है? ये हाथ है, दिख रहा है? इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो ऐसा ना, ये उंगली इस तरफ जा रहा है तो ये इससे दूर जा रहा है कि नहीं? अब मैं इसके मिरर इमेज को उठा के अगर मैंने ऐसा रख दिया, ऐसा, दिख रहा है? तो सुपर इंपोज हो गया बच्चे लोग, हुआ कि नहीं? हो गया ना सुपर इंपोज। क्या ये वाला मिरर, ये वाला इमेज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। बात समझ? तो ये दोनों एक दूसरे के सुपर इंपोसिबल हुए। बट एक्चुअली में मैं क्या करूंगा? मिरर, ये जो इमेज है, मिरर इमेज, इसको उठा के ऐसा ही रखूंगा, तो क्या ये एक दूसरे को सुपर इंपोज का मतलब होता है कवर करना। क्या ये वाले इमेज ने इसको कवर किया? क्या नहीं? देखो ना, दिख रहा है दोनों का हिस्सा, तो इसको नॉन सुपर इंपोजिबल बोलते हैं। अगर ये पूरी तरीके से ढक देता पीछे वाले को तो सुपर इंपोज, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कवर किया है तो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। बात समझे? तो देखो इसको उठा के मैंने इसके ऊपर रखा, तो आपको रिजल्ट दिख गया, नॉन सुपर इंपोजिबल। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज हो, स्टीरियो आइसोमर्स है बट इनका जो इमेज होगा, मिरर इमेज, एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इंपोज होगा, मतलब एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे दो कंपाउंड को आप क्या बोलोगे बच्चे लोग? एनांशियोमर बोलोगे। क्या बोलोगे? एनांशियोमर। बात समझ रहा है? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? एनांशियोमर्स। अब देखो ये भी लाइट को रोटेट कर रहा है, ये भी लाइट को, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? एनांशियोमर होने के लिए इसको ऑप्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो ना sp3 है, चारों सिंगल बॉन्ड है, और क्या है बच्चे लोग? चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऐसे दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर उनका मिरर इमेज एक दूसरे को क्या हो? नॉन सुपर इंपोसिबल हो। ये ऑप्टिकली एक्टिव था, इसका मिरर इमेज, इसका जो मिरर इमेज बना वो इसको क्या है बच्चे लोग? नॉन सुपर इंपोसिबल, इसको ढक नहीं पा रहा। तो इस कंपाउंड के और इसके मिरर इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे लोग? एनांशियोमर बोलेंगे। क्या बोलोगे? एनांशियोमर। तो ये लाइट को रोटेट करेगा राइट में, ये रोटेट करेगा लेफ्ट में। मतलब ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है। अब ये डेक्स्ट्रो है कि लीवो, वो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। फॉर एग्जांपल ये डी है और ये क्या है? एल। ये स्मॉल डी स्मॉल है, खुद से नहीं बता सकते, उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा।
क्लियर हो गया। अगर किसी कंपाउंड का स्टीरियोआइसोमर का मिरर इमेज बना जो कि इसको नहीं ढक पा रहा तो वो क्या हो जाएगा, एनांशियोमर हो जाएगा। और एनांशियोमर क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर हो गए। ये लाइट को 60 डिग्री रोटेट कर रहा है, ये भी 60 डिग्री रोटेट कर रहा है, बट ये राइट में रोटेट कर रहा है और ये लेफ्ट में रोटेट कर रहा है। क्लियर हो गया। Enantiomers have identical physical properties like boiling point, melting points and refractive index। इनका physical properties क्या होता है, सेम होता है। ये बात याद रखना। अभी enantiomer समझे ना बच्चे लोग, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दैट इज व्हाट यू शुड नो। अब हम बात करेंगे रेसमिक मिक्सचर के बारे में। देखो डाइस्टीरियोमर्स भी होता है, बहुत सारा चीज होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, बट मैं इसको जितना चैप्टर में दिया है उतना ही पढ़ा रहा हूं। क्लियर हो गया बच्चे लोग, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अब हम बात करेंगे किसकी, रेसमिक मिक्सचर के बारे में। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, देखो एनांशियोमर का आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो, लैक्टिक एसिड का। ध्यान से देखो, ये COOH, ये CH3, ये OH और ये क्या है H। अगर इसका मैं मिरर इमेज बनाऊं, ये मिरर रख दिया तो कार्बन COOH तो ऊपर ही रहेगा, ये CH3 नीचे ही रहेगा, लेकिन ये OH मिरर के बगल में आ जाएगा ना इस तरफ। बात समझ रहे हो, पास, ये क्या है प्लेन मिरर ना, तो इस तरफ का ऑब्जेक्ट पास में होगा और जो पीछे की तरफ जा रहा है वो पीछे की तरफ दिखाई देगा। तो ये अपना D है और ये क्या है, L है। हो सकता है ये L हो ये D हो बच्चे लोग। क्लियर हो गया, वो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। D के जगह पे मैं प्लस भी लिख सकता हूं और L के जगह पे माइनस भी लिख सकता हूं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। नाउ वी टॉक अबाउट रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर, इसका भी डेफिनेशन लिखो। व्हेन इक्विमोलार क्वांटिटी of both dextro and levo rotatory, equimolar quantity of both dextro and levo rotatory substance mixed with each other, the resultant compound obtained is optically inactive due to external compensation, एक्सटर्नल कंपनसेशन के वजह से। रेसमिक मिक्सचर के लिए हम लोग यूज साइन करते हैं, प्लस माइनस का साइन यूज करते हैं या तो DL का साइन यूज करते हैं। देखो मैंने ना एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर मैंने 5 ग्राम D लैक्टिक एसिड डाला और 5 ग्राम L लैक्टिक एसिड डाला। एज यू नो लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव। वाई बच्चे लोग, अगर मैं एक लैक्टिक एसिड की बात कर रहा हूं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों है, कायरल है और इसमें कोई सिमेट्री भी नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये भी बच्चे लोग कायरल है, इसमें भी कोई सिमेट्री नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो फर्क क्या है, ये एक लाइट को राइट में घुमा रहा है और ये लेफ्ट में घुमा रहा है। राइट में घुमाया, लेफ्ट में घुमाया, ऑप्टिकली एक्टिव है, यस है। तो मैंने क्या किया, 5 ग्राम D वाले को मिक्स किया और 5 ग्राम L वाले को। इक्विमोलर क्वांटिटी मतलब सेम क्वांटिटी में जब मैं मिक्स करूंगा तो लाइट जो आएगा, कुछ जो लाइट है 50% लाइट राइट में, 50% लाइट लेफ्ट में, एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, सेम एंगल से रोटेट करेंगे। ये दोनों सेम एंगल से लाइट को रोटेट कर रहे हैं, लेकिन एक राइट में रोटेट कर रहा है और एक लेफ्ट में, और दोनों के एक्सटर्नल कंपनसेशन के वजह से, क्लियर हो रहा है, एक्सटर्नल कंपनसेशन, ये राइट में रोटेट कर रहा है और ये लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, जिसके वजह से वो जो ओवरऑल कंपाउंड होगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि राइट वाला लेफ्ट को कैंसिल कर रहा है और लेफ्ट वाला राइट को कैंसिल कर दे रहा है।
तो देखो व्हेन इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ बोथ डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी सब्सटेंस मिक्स विद ईच अदर द रिजल्टेंट कंपाउंड ऑब्टेन्ड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो ऑलवेज रिमेंबर रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि उसमें इक्विमोलर क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी में आप डी भी मिला रहे हो, सेम क्वांटिटी में एल भी मिला रहे हो, जिसके वजह से जो लाइट का रोटेट होगा 50 राइट में 50 लेफ्ट में, लेकिन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। सो ओवरऑल जो रिजल्ट होगा क्या होगा, जीरो। दैट मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो आपको पता चला कि एनांशियोमर्स क्या होता है, एनांशियोमर्स और रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर हो गया। एनांशियोमर्स क्या होता है, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनका एक जो मिरर इमेज होता है वो एक दूसरे को क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्लियर हो गया। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जब दो डेक्स्ट्रो और लीवो को आप इक्विमोलर क्वांटिटी में मिलाते हो तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर, या तो उसको रेसमेंट भी बोलते हैं, साइन जो होता है प्लस माइनस, या तो डीएल करके, क्योंकि इसमें डी भी है और एल भी है, सेम क्वांटिटी में। क्लियर हो गया बच्चे लोग, तो इसको नोट कर लो प्रॉपरली। सो बच्चे लोग लास्ट स्लाइड में हम लोग ने क्या पढ़ा, एनांशियोमर्स एंड रेसिमिक मिक्सचर के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे वेज डैश फॉर्मूला एंड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। क्लियर हो गया बच्चे लोग, उसका डिटेल स्टडी भी करेंगे हम लोग कब, जब हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। जस्ट आप लोग समझ जाओ कि वेज डैश फॉर्मूला क्या होता है एंड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा। तो वेज डैश फॉर्मूला, मॉलिक्यूल का वेज डैश फॉर्मूला से रिप्रेजेंटेशन या तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। समझो क्या होता है, वेज डैश फॉर्मूला इज नथिंग बट 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। 3D रिप्रेजेंटेशन, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को आप लोग क्या बोलते हो, 3D रिप्रेजेंटेशन। मतलब एक मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनली स्पेस में कैसा दिखता है, आप तो पेपर में देखते हो ना, लेकिन अगर उसको आप 3D देखोगे कि वो कैसा दिखता है, तो वो उसने ये बताया है। तो देखो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। इसके पहले भी आपने देखा था। क्लियर हो रहा है। देखो ZW, इसमें जो ये जो वेज दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज। ये जो डार्क लाइन दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग, वेज बोलते हैं। ये क्या बताता है कि जो एटम उससे जुड़ा हुआ है, बॉन्ड इज प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द पेपर। ये क्या बताता है, बॉन्ड इज प्रोजेक्टिंग आउट या तो अप, प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द पेपर, फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। देखो आपने 3D ये मॉलिक्यूल को 3D रिप्रेजेंटेशन किया है किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। ये पेपर है आपका, प्लेन है एक, प्लेन के ऊपर आपने मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनली वो कैसा दिखता है वो बताने को चाहे। तो ये जो वेज है ना, वेज क्या बता रहा है, ये जो एटम है Z वो प्लेन के बाहर आ रहा है। क्लियर हो रहा है। वो जो ये डैश है, ये जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग, डैश बोलते हैं। क्या बोलते हो, डैश। डैश क्या रिप्रेजेंटेशन करता है बच्चे लोग, बॉन्ड इज गोइंग इनसाइड दी, बॉन्ड इज गोइंग इनसाइड दी प्लेन ऑफ पेपर, इनसाइड दी प्लेन ऑफ पेपर, बॉन्ड इज गोइंग इनसाइड दी प्लेन ऑफ पेपर। बात समझ रहे आप लोग, बॉन्ड इज गोइंग इनसाइड मतलब देखो आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, ये दो जो है ना, ये मेरा उंगली है, ये x और y है, और ये कुछ ऐसा है। ध्यान से समझो आप लोग, ये जो बॉन्ड है वो क्या है, वेज है, और ये क्या है, ब्लू वाला क्या है बच्चे लोग, डैश है। वेज मतलब देखो ये पेपर के बाहर आ रहा है कि नहीं, 3 डायमेंशनल समझ रहे हो आप लोग, और ये देखो पेपर के अंदर जा रहा है पीछे की तरफ। क्लियर हो गया। तो वेज पे अगर कोई भी आइटम है मतलब इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द पेपर, इट इज गोइंग इनसाइड द पेपर, डैश का मतलब। और इसका मतलब क्या होता है, इसको हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं। इनका मतलब क्या होता है, ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब ये लोग प्लेन पे है, ऐसा नॉर्मल प्लेन पे, और प्लेन से ये बाहर आ रहा है, ये अंदर के जा रहा है, ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर हो गया बच्चे लोग। तो दिस इज व्हाट वेज फॉर्मूला, वेज डैश फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में।
फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? देखो, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का 2D रिप्रेजेंटेशन को आप क्या बोलते हो? फिशर प्रोजेक्शन। मतलब प्लेन में 2D, मतलब जो आप बुक पर लिखते हो ना, उसको आप क्या बोलते हो? फिशर प्रोजेक्शन। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? अबव द प्लेन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है? अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। और वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है? वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है? बिलो द प्लेन। तो जैसे कि मैंने एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने का ट्राई करता हूं। देखो, ये कार्बन है, इससे एक जगह जुड़ा है क्लोरीन, इधर जुड़ा है ब्रोमीन, इधर जुड़ा है आयोडीन और इधर जुड़ा है फ्लोरीन। क्लियर हो रहा है? दिस इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, प्लेनार रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर हो रहा है? जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है? ये दोनों बॉन्ड अबव द प्लेन, समझ रहे हो? ये देखो, ये वाला मैं वर्टिकल लाइन हूं, ये जो मेरा बॉडी है वो वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब वो अबव द प्लेन है, समझ रहे हो? और जो वर्टिकल लाइन है वो बिलो द प्लेन, मतलब वो पीछे की तरफ जा रहा है। बात समझो, ये जो बॉन्ड है वो पीछे की तरफ जा रहा है और ये क्या हो रहे हैं? आगे की तरफ आ रहे, अबव द प्लेन। बात समझ रहे हो? इसका अगर मैं वेज डैश बनाना चाहूं, इसका अगर मैं वेज डैश बनाना चाहूं, वेज डैश, तो कैसे बनाओगे? ये कार्बन है ना बीच में, ये क्या है? कार्बन। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है? पीछे की तरफ जा रहे हो। और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है? आगे की तरफ आ रहे हो, बाहर की तरफ। वेज से दिखाओगे, जो बाहर की तरफ आता है उसको किससे दिखाते हो? वेज से दिखाते हो। अब भी जस्ट पढ़ा आपने। क्लियर हो रहा है? और जो अंदर की तरफ जाता है उसको किससे दिखाते हो? डैश से। तो फिशर ने बोला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अंदर की, बाहर की तरफ आता है और जबकि वर्टिकल लाइन पीछे की तरफ जाता है। तो इधर आ जाएगा आयोडीन, इधर आ जाएगा ब्रोमीन। समझे कैसे आप इससे आप वेज डैश बना सकते हो? इज इट देयर एनी डाउट? फिशर और वेज डैश में देखो, फिशर को और भी हम लोग डिटेल स्टडी कर सकते हैं, बट सिलेबस आपके जो चैप्टर है हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स उसमें बस इतना ही बताया गया है। दैट्स व्हाई मैंने आपको इतना पढ़ा दिया। क्लियर हो गया कि फिशर इज नथिंग बट 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? अबव द प्लेन। और वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है? इनसाइड द प्लेन, बिलो द प्लेन। वेज डैश क्या होता है बच्चे लोग? 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो वेज का मतलब ये प्लेन के बाहर आ रहा है, डैश का मतलब प्लेन के अंदर जा रहा है। इज इट देयर एनी डाउट? और ये दोनों का मतलब क्या होता है? ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर हो गया? तो इसको प्रॉपरली आप नोट कर लो। सो बच्चे लोग, आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हम लोग ने ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस किया। मतलब कोई भी हैलोजन डेरिवेटिव ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? एक और एग्जांपल के साथ इसको मैं समझा देता हूं। देखो, 2 क्लोरोब्यूटेन, ये 2 क्लोरोब्यूटेन है, 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन ना, तो 1 2 3 4, तो 2 क्लोरोब्यूटेन। ये भी क्या है बच्चे लोग? कायरल है। यस, कायरल है कि नहीं? चारों इसका क्या है बच्चे लोग? वैलेंसी अलग अलग है। इसका नाम क्या है? 2 क्लोरोब्यूटेन। देखो इसके 3D है। यस, ये 3D है कि नहीं बच्चे लोग? 3D बोल रहा हूं बच्चे लोग। sp3 है कि नहीं? sp3 के लिए क्या होना चाहिए? चारों सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब Z का वो 4 आ जाएगा। 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना होगा? 0। मतलब ये sp3 भी है। और चारों वैलेंसी देखो, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है। चारों वैलेंसी भी क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे कंपाउंड जिसकी चारों वैलेंसी अलग है उसमें, और वो sp3 है, तो वो क्या हो जाएगा? कायरल। क्या इसमें कोई सिमेट्री है? नहीं है बच्चे लोग। इधर से भी काटो अनइक्वल कटेगा, इधर से भी काटो अनइक्वल कटेगा, सिमेट्री भी नहीं है। मतलब दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दैट मींस इट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर हो गया? इट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर इसका मैं मिरर इमेज बना दूं तो वो कैसा बनेगा? नॉन सुपर इंपोजिबल। तो वो क्या कहलाएगा? एनांशियोमर्स। तो ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिसका मिरर इमेज एक दूसरे को नॉन सुपर इंपोज हो, जैसे कि ये वाला देखो, ये हाथ है, ये दूसरा हाथ, इसका ये हाथ का मिरर इमेज ये है,
नॉन सुपर इम्पोसिबल है कि नहीं, क्या कवर कर पा रहा है, नहीं, तो उसको क्या बोलते हो, एनांशियोमर्स बोलते हो। अगर इक्वल क्वांटिटी में आपने डी और एल को मिक्स किया तो एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से उनका ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, रेसमिक मिक्सचर, मतलब रेसमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिर वेज-डेस्ट के बारे में पढ़ा और फिशर के बारे में पढ़ा। क्लियर हो गया बच्चे लोग। तो ये फिशर है, फिशर है ना, ये देखो ना बच्चे लोग, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। आप ये कार्बन को लेकिन नहीं दिखाओगे फिशर में, डायरेक्ट प्लस जैसा दिखाओगे, लेकिन वो इसको वेज डैश करना रहेगा तो जो हॉरिजॉन्टल पे उसको वेज पे दिखा दो, मतलब बाहर की तरफ, और जो अपना और वर्टिकल पे उसको डैश से दिखा दो, मतलब अंदर की तरफ। क्लियर हो गया कि किस तरीके से सॉल्व करना है आपको वेज ये वाले से इसमें। तो आज हम लोगों ने ऑप्टिकली एक्टिविटी को डिस्कस किया बच्चे लोग। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स और हेलोजन डेरिवेटिव्स। सो फॉर दैट वीडियो प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।